हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्याजे की थ्योरी। वो भी अगर आप बीएड में हैं, एमएड में हैं, सीटेट का पेपर देने वाले हैं या किसी भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं और ये ज़रूर कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन। प्याजे की थ्योरी डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, पहली होगी थ्योरी और दूसरा उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो थ्योरी में दो चीज़ें आती हैं, उनकी प्याजे की थ्योरी की डिफरेंट स्टेजेस जो कि 4 हैं। फर्स्ट सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ फॉर्मल ऑपरेशनल। और कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो है स्कीमाज, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। पहले प्याजे की इंट्रोडक्शन हो जाए। प्याजे का पूरा नाम जीन प्याजे था। वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, फिलोसफर भी था और बायोलॉजिस्ट भी था। उसी के साथ प्याजे ने इम्पॉर्टेंस दी थी कि फिज़िकल एनवायरनमेंट ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसी के साथ फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी जीन प्याजे को ही कहा जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले कॉग्निटिव प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे होता है, कैसे बच्चे के अंदर कोई भी चीज़ अंडरस्टैंडिंग उसके दिमाग में बैठती है, कैसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सबसे पहले उसमें है स्कीमास। स्कीमास होते क्या हैं? A set of structured about people, place, object and event. It helps in organizing their knowledge of the world and understand new information. सिंपल सा अगर हम समझें तो हर बच्चे के माइंड में एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्ड होते हैं जिसमें वो अलग अलग चीज़ों को, चाहे वो पीपल हो, प्लेस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई इवेंट हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। उनको स्कीमास कहा जाता है, छोटे छोटे स्कीमास होते हैं। और वही स्कीमास हेल्प करते हैं आपको किसी भी नई चीज़ को समझने में, किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेने में, इंफॉर्मेशन लेने में। उनको बोलते हैं स्कीमास। नेक्स्ट आता है हमारा एसिमुलेशन और अकोमोडेशन। आपका पेपर एमसीक्यू आएगा तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एसिमुलेशन और अकोमोडेशन अडेप्टेशन के ही दो पार्ट हैं। सबसे पहले एसिमुलेशन करते हैं। इट कीप्स द न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस एंड ऐड टू व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अवर माइंड। एसिमुलेशन का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब हमने कोई भी नई नॉलेज सीखी, जैसे किसी ने आपको बताया कि ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन को दिखा के आपने कहा कि एरोप्लेन है, तो आप वो नई चीज़ सीखी, आपने उससे पहले नहीं पता था कि एरोप्लेन क्या होता है, तो वो है एसिमुलेशन। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखेंगे वो होता है एसिमुलेशन। और एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन इज व्हेन वी रीस्ट्रक्चर ऑफ मॉडिफाई व्हाट वी ऑलरेडी नो सो दैट न्यू इन्फॉर्मेशन कैन फिट इन बेटर। एकोमोडेशन का है कि जो आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हो या फिर मॉडिफाई कर रहे हो। जब कोई भी चीज़ चेंज या मॉडिफाई होगी आपके नॉलेज में तो उसको एकोमोडेशन कहा जाएगा। ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर किसी बच्चे ने एरोप्लेन देखा, उस एरोप्लेन के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि ये एरोप्लेन है, ऐसा होता है एरोप्लेन, तो ये क्या था? पहली जब नॉलेज आई, न्यू नॉलेज आएगी, दैट इज एसिमुलेशन। लेकिन जब उसी छोटे बच्चे ने 2 दिन बाद या उसी टाइम बाद हेलीकॉप्टर देखा या बर्ड देखी तो बर्ड को देखते ही कह दिया कि ये तो एरोप्लेन है। तो ये क्या हुआ? ये पहले जो उसका कंसेप्ट क्लियर था एरोप्लेन को, लेकिन जब उसने सेम चीज़ दूसरी चीज़ों को देखकर एरोप्लेन ही बता दिया तो आप उसे कहोगे नहीं नहीं ये एरोप्लेन नहीं है, ये क्या है? ये बर्ड है या ये हेलीकॉप्टर है, इसके ये ऐसा होता है, इसकी फीचर ये होती है, और वो बच्चा समझ जाए। तो आपने क्या करा? जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जो एरोप्लेन की नॉलेज थी, उसको तो सेम रखा, लेकिन उसके बाद की जो हेलीकॉप्टर है या बर्ड है, वो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको मॉडिफाई किया है, उसको चेंज कर दिया, बच्चों को वो क्लियर करवा दिया। जब बच्चों को समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से तो क्या आएगी? तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी जिसको इक्विलिब्रियम का नाम दिया गया है। देखो, एसिमुलेशन था, जब फर्स्ट पॉइंट था एसिमुलेशन का, तो बच्चों ने नई नॉलेज एक्वायर करी। उसके बाद जब उन्होंने एरोप्लेन की जगह हेलीकॉप्टर देखा या बर्ड देखी, तो उन्होंने जब कहा कि ये एरोप्लेन है और आपने कहा नहीं नहीं ये एरोप्लेन नहीं है, तो उस टाइम पे क्या आया? उस टाइम पे डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आई कि ये बच्चे को डिसइक्विलिब्रियम हो गया। जो उन्हें पता था और जो अब नई नॉलेज मिली है, उन दोनों के बीच में मैच नहीं हुआ।
तो वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आई। जब आपने उसे क्लियर कर दिया कि ये एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेशन बता दिया, उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद फोर्थ स्टेज आएगी जिसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम, यानी बच्चों को दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आ गया, दोनों को क्लासीफाई करना आ गया कि एरोप्लेन क्या था और हेलीकॉप्टर या फिर बर्ड क्या होती है। तो ये क्या है, ये स्कीमा के बाद एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम आया है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे व्हेन अ चाइल्ड लर्न द वर्ड फॉर डॉग दे स्टार्ट टू कॉल ऑल 4 लेग्ड एनिमल्स डॉग। जब किसी बच्चे ने डॉग को देखा और उसे ये समझ में आ गया कि जिसके 4 टांगे होती हैं उसको डॉग कहा जाता है, तो ये क्या है, ये है एसिमिलेशन। लेकिन पीपल अराउंड देम विल से नो दैट्स नॉट अ डॉग, दैट्स अ कैट। द स्कीमा फॉर डॉग देन गेट्स मॉडिफाइड टू रेस्ट्रिक्ट इट टू ओनली सर्टेन 4 लेग्ड एनिमल, दिस इज एकोमोडेशन। तो जब आसपास के लोगों ने उसे बताया कि ये डॉग नहीं ये कैट है, तो क्या हुआ, जो उनके एग्जिस्टिंग स्कीमास थे, जो डॉग के लिए स्कीमास बने हुए थे, उनको मॉडिफाई किया गया, बच्चे के दिमाग में मॉडिफाई हो गए और इन्होंने क्या करा, नई चीज़ समझ ली, मॉडिफाई करके उसको क्या बोला जाता है, दैट इज एकोमोडेशन। और जब एक बैलेंस बन जाता है, बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इसकी टेबल देख लो एक बार। सबसे पहले एसिमिलेशन आता है, उसके बाद इक्विलिब्रियम, बच्चे को समझ में आ गया तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई। फिर नेक्स्ट एक नई सिचुएशन आ गई, मतलब उसी के जैसी कोई नई चीज़ अगर बच्चे को दिख जाएगी तो न्यू सिचुएशन आई और बच्चों के दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम हो गया। जब वो डिसइक्विलिब्रियम क्लियर हो जाएगा, नई सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि पहले वाली तो ये थी और सेकंड वाली ये थी, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको एकोमोडेशन कहा जाता है। और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब भी बच्चा कोई नई चीज़ देखता है या सीखता है। अब आ जाते हैं स्टेजेस पे, जिसमें सबसे पहले स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 साल के बच्चों के लिए होती है। इसमें जो सेंसेस होती हैं वही टीचर है, मतलब बच्चे जो हैं वो अपनी सेंसेस से सीखते हैं, जो हमारी 5 सेंस हैं उनसे बच्चे सीखते हैं। सेकेंड है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे पलकों का झपकना, ये सारी क्या है, हमारी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। थर्ड अगर हम बात करें वो है इमिटेटिव बिहेवियर, यानी बच्चे जो हैं वो आपको इमिटेट करके सीखते हैं, आपसे नकल करके सीखते हैं, जो आप करेंगे वही बच्चे करने लग जाते हैं, उसको इमिटेटिव बिहेवियर कहा जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी अगर कोई चीज़ बच्चों के सामने है तो वो बच्चों के दिमाग में है, लेकिन अगर आपने उसे जैसे हटा लिया, छिपा दी खेल खेल में, तो बच्चे उस चीज़ को भूल जाते हैं, उनके दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है, उसको ही कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। नाउ नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 6 साल के बच्चों के लिए होती है। प्री ऑपरेशनल, अगर हम ऑपरेशन का मतलब देखें तो ऑपरेशनल का यहाँ पर मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, यानी लॉजिकल थिंकिंग से पहले की जो स्टेज होती है उसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इगोसेंट्रिज्म आई, यानी बच्चों में 2 से 7 साल के बच्चों में प्री ऑपरेशनल स्टेज में बहुत ज्यादा आई की सिचुएशन रहती है। बच्चे खुद पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वही है सब कुछ, पूरी दुनिया उसके चारों तरफ घूमती है, यानी वो आई ज्यादा करते हैं कि वी को कंसिडर नहीं करते, आई पे ज्यादा फोकस रखते हैं, अपने आप को ज्यादा फोकस करते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज को प्री चाइल्डहुड एज भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट यही है, ऑल्सो कॉल्ड प्री चाइल्डहुड एज। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव का मतलब होता है कि ज्यादा लॉजिकल रीजंस नहीं आते, इसमें बच्चे ज्यादा लॉजिकल रीजंस नहीं दे सकते, थोड़े बहुत ही लोअर मतलब कि नहीं देते, इलॉजिकल रीजंस इसमें माना गया है। आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि प्री ऑपरेशनल में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, कंक्रीट ऑपरेशनल जो कि हम आगे पढ़ेंगे उसमें इंडक्टिव रीजनिंग आती है, और जो लास्ट है यानी फॉर्मल ऑपरेशनल है उसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आएगी। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको एमसीक्यू के बेस पे चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसी स्टेज में बच्चों की लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट देन डेवलप द लैंग्वेज, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज वो होती है जहां पे बच्चे पहले सोचना सीखते हैं, उसके बाद उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है। तो ये क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। एमसीक्यू में क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। प्री ऑपरेशनल में इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर आपने कहा कि 5 × 2 10 होता है तो बच्चे नहीं बता सकते कि 2 × 5 भी 10 होता है, मतलब उनके लिए उल्टा करना भी पॉसिबल नहीं होता, इरिवर्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट जो है वो है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको सब बच्चे जो हैं वो लिविंग थिंग्स सोच के चलते हैं, जैसे बॉल है या चेयर है तो वो क्या सोचते हैं कि इनमें भी
लाइफ है, इनमें भी जान है, तो वो क्या सोचते हैं, इसको लिविंग थिंग सोच के चलते हैं। तो ये कौन सी स्टेज में आते हैं, ये भी प्री ऑपरेशनल में आते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर्स के चाइल्ड के लिए होती है। इसी स्टेज को लेटर चाइल्डहुड या फिर प्री गैंग एज भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ऑफ कोर्स पिछले वाले में लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी, इसमें स्टार्ट हो जाती है लॉजिकल थिंकिंग होना बच्चों के में। रिवर्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, यानी 5 into 2 10 और 2 into 5 वो भी बच्चे 10 कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट शेप के बेस पे, साइज के बेस पे या कलर के बेस पे बच्चे क्लासिफिकेशन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है सीरिएशन, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हायर टू लोअर या लोअर टू हायर बच्चों को लगाना आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है अंडरस्टैंड क्वांटिटी, एरिया एंड वॉल्यूम एक्सेट्रा, यानी यहाँ पर बच्चे क्या करने लग जाते हैं, शेप को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम ये सब चीजें उनको समझ में आने लग जाती हैं। तो इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, इसको ही कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर्स होती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारी लास्ट स्टेज है। ये वैसे तो अबाउट 12 ईयर्स होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 12 ईयर्स तो 12 ईयर्स एंड अबव, अदरवाइज ये एडोलसेंट टू अडल्टहुड होती है पूरी। इसमें क्या होता है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों के दिमाग में आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है कि जैसे ऑनेस्टी है, इन सब चीज़ों को आप देख नहीं सकते, जो कि हायर लेवल की थिंकिंग होती है वो बच्चों में आ जाती है, उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा जाता है। मतलब हर चीज़ को बच्चों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये ताजमहल है, ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि आपको कंसेप्ट क्रिएट करके बच्चों को समझानी पड़ती हैं, आप उन्हें दिखा नहीं सकते। तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज गैंग एज, इस स्टेज को ही गैंग एज कहा जाता है। कंक्रीट को प्री गैंग एज कहा गया था। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। देखो डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है कि जनरल टू स्पेसिफिक बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने लग जाते हैं या रूल टू एग्जाम्पल मूव करने लग जाते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताऊं, इस स्टेज में हाइपोथेटिको रीजनिंग आ जाती है, यानी बच्चे जो है सॉल्यूशन के बारे में सोचने लग जाते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में बच्चे सोचने लग जाते हैं, उनके ऊपर साइंटिफिकली थिंकिंग अप्लाई हो जाती है कि वो पूरा अच्छी तरीके से साइंटिफिकली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर एडोलसेंस इगोसेंट्रिज्म आ जाता है। मतलब एडोलसेंट जब स्टेज होती है तो आपको भी पता होगा, उसमें तूफान वाली जो स्टेज होती है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चे अपने बारे में ही ज्यादा सोचने लग जाते हैं, यानी उसमें भी आई वाली सिचुएशन फॉर्मल ऑपरेशन में अडल्टहुड में आ जाती है, एडोलसेंस में आ जाती है, सॉरी। नेक्स्ट जो है वो है एज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यानी यही एक स्टेज है जो बच्चे क्या करते हैं, जो कि क्रिएटिव थिंकिंग या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो सब इसमें एप्लीकेबल है। मतलब बच्चे जो है कई डायरेक्शंस में सोच सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग होती है उनकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो ये सब किस में होता है, फॉर्मल ऑपरेशन में। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, मतलब इसके पियाजे की थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट है ट्रीट चाइल्ड एज डिस्कवरर। मतलब पियाजे ने कहा था कि बच्चों को डिस्कवरर की तरह ट्रीट किया जाए, कि बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। सेकंड है इंक्रीज क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्ड थ्रू प्लान्ड एक्टिविटीज। अब बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए आपको प्लान एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ाई जा सके। थर्ड पॉइंट है चिल्ड्रन शुड नॉट स्किप एनी स्टेज। ये सारी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, ये आपको याद होना चाहिए कि पियाजे ने कहा था कि कोई भी स्टेज जो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल, ये जिस तरीके से हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से किसी को स्किप नहीं कर सकते, सीरियल वाइज ही आपको ये चलानी पड़ेंगी। नेक्स्ट और लास्ट है वो प्रोवाइड मटेरियल टू चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स अगर आप बच्चों को क्रिएटिव मान रहे हैं, उनके लिए एक्टिविटीज प्लान करें, तो आपको बच्चों के लिए वो सारे मटेरियल देने पड़ेंगे ताकि जिससे बच्चे अच्छी तरीके से कंसेप्ट को सीख सकें, कुछ नई चीज डिस्कवर कर सकें, कुछ डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए जो भी मटेरियल चाहिए आप वो सब चीजें अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, आपको वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पूरी पियाजे की थ्योरी थी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं, किस पे वीडियो बनाई जाए। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।